पर नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में चुनावी दंगल में दिग्गज दिखाएंगे अपना दम। भाजपा अध्यक्ष नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, केजरीवाल करेंगे प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका से अवैध भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी हुई चर्चा। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 128वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। देश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग फिर भड़की। तेज हवाओं के चलते फैल रही है आग। 19,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आज से हो रहा है इसका आगाज। 19 टीमों के 428 एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। 5 दिन तक चलेंगे विंटर गेम्स। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली विधानसभा में सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियां अपना फायर ब्रांड नेताओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। बात भाजपा की करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं और जनता से बीजेपी की तरफ वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभा करेंगे। सबसे पहले वो नजफगढ़ में रैली करेंगे, उसके बाद शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली भाजपा ने पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की एक टीम बनाई। इसमें यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी। पूर्व सांसद और असम बीजेपी के प्रभारी हरीश द्विवेदी को इसका संयोजक बनाया। आज से पूर्वी भारत के बीजेपी नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। हालांकि बुधवार को होने वाली रैली राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से स्थगित हो गई। आज की रैली के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। राहुल गांधी रैली करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज 3 जनसभाएं करेंगे। राघव चड्ढा का आज रोड शो का कार्यक्रम है। पंजाब के मंत्री भी आम आदमी के लिए दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पटेल नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजकुमार आनंद ने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारने लगती है तो वो ईवीएम में गड़बड़ी और एसएचओ के आदेश देने जैसे आरोप लगाने लगती है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया, उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है। इसीलिए आतिशी कह रही हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर चुनाव के दौरान आम जनता को पैसे और सामान देने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और कार्रवाई करे। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है,
ये बात सिद्ध नहीं हुई, लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1,000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई करेगा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रण में उतर चुकी हैं। जहां भाजपा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश करती दिख रही है। पिछले 2 बार से खाता खोलने में असफल रही कांग्रेस इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में है, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अपने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वो विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चला रखा है। इलेक्शन कमीशन की मंशा भी थी और उन्होंने हमें निर्देश भी दिया कि एक ऐसा माहौल बनना चाहिए दिल्ली में जो वोटर उसको एक उत्सव की तरह मनाए और वोटर खुश होके आए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप आइए। तो उसके मद्देनज़र हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्टों ने जितने भी उपायुक्त डीसीपी हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं और अभी आगे भी उठाएंगे। दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में सेल्फी पॉइंट, नुक्कड़ नाटक और पर्चे बांटकर मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, इसका पर्पज़ ही केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वोटिंग करें, अपने मताधिकार के अधिकार को समझें और इस जो दिल्ली विधानसभा 2025 का इलेक्शन है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। जो नए वोटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें, इसके लिए हमने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए नुक्कड़ नाटक और जगह जगह पे हमने सेल्फी पॉइंट लगाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद है। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और लोकतंत्र के इस पर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वहीं इस अभियान का जनता पर काफी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से युवाओं की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जिलों में सेल्फी पॉइंट लगाए, जहां पर अपनी सेल्फी लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। वोट करूंगी पर वोट किसी को बताना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी इस बारी पहली बारी वोट करने जाऊंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो ऑब्वियसली एज अ सिटीजन मेरा हक बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना और अच्छी सरकार का चुनाव करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मतदाता काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होने हैं 5 तारीख को और दिल्ली पुलिस एसोसिएट कर रही है, उनके साथ भागीदारी निभा रही है, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। हर एक वोटर्स को बाहर लेकर के आना और वोट कास्ट कराना, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वोटर्स के कंधों पर है, युवा वोटर्स के कंधों पर है कि वो बाहर आएँ और वोट कास्ट करें। कैमरा राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि बैठकों में ये भी स्पष्ट था कि वो संबंधों की नींव पर निर्माण करना चाहेंगे, एक ऐसी नींव जिसे बनाने में पहले ट्रंप प्रशासन ने भी बहुत योगदान दिया था। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहल की और हमने उन्हें कई मायनों में परिपक्व होते देखा है। Trump administration was keen to have India present at the inaugural itself, and they're clearly prioritizing the bilateral relationship. Secondly, I think in the meetings I had, it was also evident that they would like to build on the foundation of the relationship, a foundation which the first Trump administration also contributed a lot to building. But President Trump and Prime Minister Modi at that time took a number of initiatives, and we have seen that mature in many ways. And the third impression was with regard to the Quad.
again, a very strong sense that the current administration would reciprocate our desire as well. बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चर्चा की है। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि 2019 में इस संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने US सेनेट इंडिया के से अध्यक्ष मार्क वार्नर से वॉशिंगटन में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट को भी साझा किया। और अब बात दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को लेकर। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी शामिल हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर जारी है और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। We will plan ahead as India first, always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves. And we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that. और दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत का ब्रांड मजबूत हुआ, वैश्विक स्तर पर भारत का कद और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिला है। Has been reinforced. Under Honorable Prime Minister's leadership, India is very strong, well recognized by global community, global investors and all countries. That is the message. This Davos is giving some not agenda, some ideas for the global community. All ideas already we are implementing. So we have to reinforce our execution. दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स से मुलाकात की। 1995 के बाद बिल गेट्स से हुई मुलाकात पर आंध्र प्रदेश के CM ने खुशी व्यक्त की। बैठक के दौरान देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश पर भी चर्चा हुई है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के दौरान महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र ने इतिहास रचते हुए राज्य में निवेश के लिए अब तक 54 MOU साइन किए। इन समझौते से राज्यों में करीबन 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। इस भारी भरकम रकम के निवेश से महाराष्ट्र में 15 लाख रोजगारों का भी सृजन होगा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता शामिल है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के अनुसार रिलायंस के साथ समझौते से संभावित रुपए से 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। अमेजॉन भी मुंबई महानगर क्षेत्र में डेटा केंद्रों में 71,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश करेगा, जिससे 83,000 नौकरियां सृजित होंगी। वहीं एसआर रिन्यूएबल लिमिटेड यानी ERL ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के साथ 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया। डावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों के अनुसार एसआर समूह राज्य में 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का संयंत्र लगाएगी। वक्ती ब्रेक का ब्रेक के उस पार जानेंगे खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत और अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। दिव्य और भव्य महाकुंभ इस बार सनातन के लिए कई मायनों में खास है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में स्थित पंडाल में आज धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें गौ, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार कर सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सनातन धर्म में पुरातन काल से धर्म संसद के आयोजन होते रहे हैं। कुंभ या महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए निर्णय लेते हैं और इसे पूरे देश में लागू किया जाता है। महाकुंभ का आज 11वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के लिए सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 12 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक कुंभ की छठा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा देखे जा रहे हैं। नई पीढ़ी महाकुंभ क्षेत्र में आध्यात्मिकता और दिव्यता की विकसित हो रही अवधारणा में सराबोर नजर आ रही है। आखिर क्या है जनरेशन Z का मेगा कुंभ महोत्सव को लेकर आकर्षण? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव चल रहा है और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों, दुनिया के सभी हिस्सों और सभी आयु समूह से आने वाले श्रद्धालुओं की भागीदारी देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि देश की नई पीढ़ी भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में शिरकत कर रही है। युवा पीढ़ी इस आयोजन को उस परम ब्रह्मा से खुद को जोड़ने के एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। The arrangements are very best. It's up to very best. There are so many arrangements. Means see the Swachhata. Lakhs of people are coming here, and not a single piece of dust is we can see anywhere. Just a pure means it's very good arrangement they have done. I appreciate the Yogi Sarkar and the Modi Sarkar what they have done for this Mahakumbh Mela. इतना ही नहीं, तीर्थयात्री और इन्फ्लुएंसर अपनी इस जीवंत यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए साझा भी कर रहे हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स महाकुंभ महोत्सव के महत्व पर प्रकाश भी डाल रहे हैं। All
arrangements are good. Everybody should visit here. I think nobody can match this religion plus, and this is my first time. And एक ऐसा बोलते थे ना, लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं. मुझे आज पता चला कि कुंभ का मेला होता क्या है. खुद को बहुत लकी मानती हूँ जो मैं यहाँ आई. बड़ी संख्याओं में युवाओं का महाकुंभ तक पहुंचना उन्हें आस्था और भक्ति के साथ साथ अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को अपनाने का एक उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई। ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। और क्या इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर व्यवस्था पर्याप्त है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान के लिए हर रोज करोड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रद्धालुओं और आगंतुकों को एक सहज अनुभव मिले, सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है। घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, 24 घंटे पुलिस की रेकी और पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता है। इतना ही नहीं, घाटों पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई गई है। नदी के करीब पहुंचते ही बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम की उपलब्धता भी स्नानार्थियों को सुकून देता है। भक्त जेटी के साथ साथ नाव की मदद से नदी की सैर भी कर सकते हैं और ये सुविधा पूरी तरह से आपके पॉकेट के अनुकूल है। Everything is very well managed and we enjoy a lot here. Known about our culture and it is come from the 144 years ago. So many people are come here to know what the reason 144 reason कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। घाटों पर बच्चों के लिए खेल के मैदान, वाटर एटीएम, छोटी दुकानें और खाने पीने की जगह भी हैं, ताकि श्रद्धालु पवित्र स्थान कर ध्यान लगा सकें और शानदार भोजन का लुत्फ भी ले सकें। जाहिर है, ये तमाम व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु और आगंतुक तनाव मुक्त होकर दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ की भव्यता का आनंद ले सकें। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं महाकुंभ में विद्वान साहित्यकार डॉक्टर रामजी मिश्र द्वारा रचित पुस्तक कुंभ पर्व और नागा संप्रदाय का लोकार्पण हुआ। श्रीमद आर्यव्रत विद्वत परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सन्मार्ग पर चलने का मार्ग हमें ग्रंथों से ही प्राप्त होता है और ग्रंथों को समझने के लिए गुरु की जरूरत होती है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ की परंपरा भारतीय संस्कृति की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से सिंचित है, जिसके संरक्षण के लिए संत समाज, पीठ, मठ, संप्रदाय आदि के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है। 22 जनवरी को श्रीमद आर्यावर्त विद्वत परिषद के तत्वावधान में प्रयाग स्थित द्वारिका शारदा पीठ शंकराचार्य शिविर में विद्वान साहित्यकार डॉक्टर रामजी मिश्र द्वारा रचित पुस्तक कुंभ पर्व और नागा संप्रदाय का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। पुस्तक का विमोचन करते हुए स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने कहा कि सन्मार्ग पर चलने का मार्ग हमें ग्रंथों से ही प्राप्त होता है और ग्रंथों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सुख और दुख, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, अधर्म का त्याग करना है, धर्म का पालन करना है, पाप का त्याग करना है, पुण्य का पालन, पुण्य जनकता कहाँ से प्राप्त हो उसका उपाय खोजना है। तो यह हमें ग्रंथ से ही मालूम होता है। लेकिन ग्रंथ की जो उक्तियाँ होती हैं, ग्रंथ के जो उपदेश होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। स्वामी जी ने कहा कि ये पुस्तक संत, साधु, महात्माओं और संप्रदाय की मूल परंपरा की प्रकृति और स्वभाव पर आधारित है। इस पुस्तक के माध्यम से नए साधु अपनी मूल परंपरा को समझ सकेंगे। पुस्तक से अखाड़े के साधु, महात्मा लोग और दूसरे भी संप्रदाय के लोग जानेंगे कि कुंभ पर्व का महत्व क्या है, कुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए, उसमें साधुओं की क्या भूमिका होती है, नागाओं की क्या भूमिका होती है और अखाड़ों की क्या भूमिका होती है। उस सब का प्रतिपादन डॉक्टर रामजी मिश्र ने बहुत अच्छे से किया है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामजी मिश्र ने आज पराक्रम दिवस है। इसी मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए।
तो आज आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन गणमान्यों द्वारा अर्पित किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र भी वहां पर मौजूद हैं और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मात्र एक स्लोगन नहीं था, किस तरह से इसने उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन के लिए युवाओं में और पूरे भारतीय समाज में ऊर्जा का संचार किया, एक जिज्ञासा पैदा की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा भारत एकजुट हुआ। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य यहाँ मौजूद है। लोकसभा स्पीकर को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर कैसे उस आज़ाद हिंद फौज की जो सोच थी और उस सोच के लिए लगातार सुभाष चंद्र बोस को युवाओं पर भरोसा था और युवा किस तरह से तदबीर और तकदीर बदलने का मादा रखते हैं जब हम भारत देश की बात करते हैं। और युवाओं की ये जो मेहनत है और युवाओं की जो ऊर्जा है उसी पर विश्वास के चलते उस फौज का गठन किया गया कि किस तरह से ये फौज जो अंग्रेज़ थे उनके दांत खट्टे करने के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही थी। और यहाँ पर विचारों को सुनते हुए और अपने विचारों को बच्चों के साथ साझा करते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। पराक्रम दिवस के अवसर पर संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र की जो तस्वीर है उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम गणमान्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सुभाष चंद्र बोस को। उनकी 128वीं जयंती है आज और उनके ऐसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी पराक्रम अदम्य साहस और शौर्य का, वो अदम्य साहस और शौर्य जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। माँ भारती के वीर सपूत, सच्चे देशभक्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के तौर पर याद करते हैं। आज़ादी के वो हीरो जो कि वाकई अपने इस शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं और आज की इस युवा पीढ़ी को उनके विचार प्रासंगिक लगते हैं। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद आज भी हम समझते हैं कि एक राष्ट्रीय नारा है। और पराक्रम दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं भारत माता के महानतम सपूतों में से एक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे दृढ़ निश्चयी और प्रेरक व्यक्तियों में से एक है। स्वतंत्रता के लिए उनके आह्वान ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेताजी का अथक संकल्प और आज़ाद हिंद फौज का उनका साहसी नेतृत्व भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज की अगुवाई करने तक अंग्रेज़ों से लोहा लेने तक रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल की क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। देश की आज़ादी में सुभाष बाबू के इस योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2021 से हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। तेईस जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद देशबंधु चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया।
नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। साल 1983 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। आईएनए का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तीम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के सम्मान में सितंबर 2022 में इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले व्यक्ति को आजादी के आंदोलन में नेताजी की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। विजय चौक से शुरू होकर परेड लाल किले तक जा रही है। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झलकियां पेश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होगी। कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभ्यास के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। सभी स्टेशन खुले रहेंगे। भारतीय तटरक्षक बल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार उड़ान भरेगा। 15 पायलटों और नाविकों के दल ने 4 डॉनियर विमानों के साथ कड़ी ट्रेनिंग ली है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बिरिस्टो की ये रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय तटरक्षक पहली बार फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और 4 डॉनियर जहाज उड़ाएंगे। मेरे साथ है डीआईजी कमल भारद्वाज, जो अपने कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। 4 जहाज ये लेकर आए हैं। डीआईजी भारद्वाज, पहली बार आप उड़ाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? रिपब्लिक डे पे आप फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। एक डिफेंस पायलट के लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है अपना स्किल्स दिखाने के लिए। तो इस गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट के लिए कोस्ट गार्ड पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दूसरी उपलब्धि है कोस्ट गार्ड के लिए भी और एविएशन डिपार्टमेंट और हम सभी के लिए भी। आपने कितनी ट्रेनिंग की है, क्योंकि फ्लाई पास्ट में पूरा सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, और किस किस के साथ आपने ट्रेनिंग की है या आपने अपनी ट्रेनिंग अलग की है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफेंस पायलट के लिए सबसे बड़ा स्टेज है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो यहाँ आने से पहले ये पूरी टीम दमन में मिली थी। हमने एक हफ्ते वहाँ पे फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करी है और यहाँ आने के बाद भी, दिल्ली में आने के बाद भी अब तक हम 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्लाई पास्ट की, और अभी 26 जनवरी से पहले एक और प्रैक्टिस बाकी है। जब आप फ्लाई पास्ट की बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगा? अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ किस तरह से आप सीक्वेंस में चलेंगे? तो जो फ्लाई पास्ट यहाँ पे होता है वो 2 ब्लॉक में होता है। पहले ब्लॉक में जनरली सारे हेलीकॉप्टर भाग लेते हैं, जो कि मार्चिंग कंटिजेंट के ऊपर से फ्लाई करते हैं।
ब्लॉक 2 में जनरली सारे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोस्ट गार्ड का जो डॉनियर का कंटिजेंट है, फॉर्मेशन फ्लाईपास्ट है, वो ब्लॉक 2 में सेकंड नंबर पे आएगा। टोटल 9 फॉर्मेशन आएंगी सेकंड ब्लॉक में, उसमें कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन सेकंड नंबर पे आएगा। हमसे पहले एक एयरफोर्स का फॉर्मेशन है और हमारे बाद में और 7 फॉर्मेशन है एयरफोर्स के। तो आपने सुना, ये सब लोग पूरी तरह से तैयार है और इनका पूरा क्रू जो 15 मेंबर्स है उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है ताकि सब कुछ परफेक्ट जाए और रिपब्लिक डे पर भारतीय तटरक्षक अपनी एक नई छाप छोड़ सके। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं, वाहनों की जांच की जा रही है और लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे खबरों में और बात करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां ट्रेन हादसे में मरने वालों की जो यात्री हैं उसकी संख्या बढ़कर 13 हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से हुआ। हादसे का मुख्य कारण चेन पुलिंग बताया जा रहा है। जलगांव के परांडा स्टेशन से थोड़ी दूरी पर यह दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार मतदान के लिए पूरे राज्य में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों से मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी, पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 25 जनवरी को मतगणना होगी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में बीती रात बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की भी संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ मैदानी इलाकों में आज दिन में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी है, जिसकी वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बाला साहब ठाकरे की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और याद किया जाता है। जब बात अपने मूल मान्यताओं की आती है तो वो समझौता नहीं करते थे और हमेशा भारतीय संस्कृति और गौरव को बढ़ाने में योगदान देते थे। बात म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें कम आय वाले समूहों की पहुंच बढ़ाने और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के सैचुटाइजेशन पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में सेबी ने देश के छोटे और पिछड़े क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड्स को बढ़ावा देने के लिए 250 रुपये के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का प्रस्ताव रखा। सेबी के मुताबिक छोटे SIP के जरिए देश
में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सेबी ने कहा कि इक्विटी स्कीम श्रेणी के तहत डेट स्कीम, सेक्टोरल और थीमेटिक स्कीम, स्मॉल कैप, मिड कैप स्कीम को छोड़कर किसी भी स्कीम में स्मॉल टिकट SIP की पेशकश की जा सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर परिवर्तन पहल में 16 देशों के 33 औद्योगिक समूह हैं। इनमें भारत के भी 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए। इस पहल के तहत इन्हें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता को भी जताया गया। जो 5 नए औद्योगिक समूह इस क्लस्टर में शामिल हुए उनमें गुजरात का मुंद्रा क्लस्टर, महाराष्ट्र का मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, केरल का ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गोपालपुर औद्योगिक पार्क और आंध्र प्रदेश का काकीनाडा क्लस्टर शामिल है। ये पहल वर्ष 2021 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार शुरू की गई। इस समूह ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2025 के दौरान घोषणा की कि 33 औद्योगिक समूह मिलकर 832 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी लाने का संकल्प करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर 1500 से अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के आदेश दिए। मेक्सिको की सीमा से अवैध प्रवेश रोकने के लिए ट्रंप ने आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सैनिकों में 509 सैनिकों के साथ साथ सेना के हेलीकॉप्टर पायलट और खुफिया विश्लेषक भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार जॉनी मूर ने कहा कि ट्रंप 2.0 प्रशासन के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पहली प्राथमिकता होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदू अमेरिकियों के अच्छे मित्र साबित होंगे। मूर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप न केवल भारतीय अमेरिकियों बल्कि सभी हिंदू अमेरिकियों के अच्छे मित्र बनने जा रहे हैं। It is crystal clear that religious freedom is a top priority of the Trump administration. It's a top priority the first time around, top priority the second time around. And when President Trump was running for re-election just a few months ago, he was one of the only world leaders that spoke out clearly and directly about what was happening to the Hindu community in Bangladesh. And so you can rest assured that President Trump is going to be a friend of Hindu Americans, not just Indian Americans, but of all Americans, whatever God they believe in or don't believe in, however they worship. लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग फिर भड़क गई। आग तेज हवाओं के कारण 8000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली है, जिससे उसके आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। अग्निशमन दल ने 19,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDA स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे देखने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में है। 2020 में खेलों की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है कि जब लद्दाख इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफ़ेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं ND स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंक में आयोजित किए जाएंगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला एकल वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। पहले सेमीफाइनल में आर्यन सबलेंका का सामना स्पेन की पाउला बडोसा से है। सबलेंका 2023-24 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ऐसे में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से वो सिर्फ 2 जीत दूर है। वहीं अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की मेडिसन कीज का सामना पोलैंड की ईगा श्वांतेक से होगा। वैसे श्वांतेक और मेडिसन कीज के बीच अब तक 5 बार भिड़ंत हुई, जिसमें श्वांतेक 4 बार मैच जीतने में सफल रही। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज आज से हो रहा है। विंटर खेलों को लेकर खिलाड़ियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। इन खेलों में हिस्सा लेने पहुंची ऐसी खिलाड़ी हैं स्कर्मा। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम लेह में हैं, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है और इंटरनेशनल खिलाड़ी स्कार्मा सुल्टिम हमारे साथ हैं, जिन्होंने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक चैंपियनशिप में टीम गोल्ड जीता है। इन्होंने नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। 2023-24 में उसका हिस्सा रही हैं। बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज में। सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 2025 एडिशन में आप कितनी एक्साइटेड हैं?
धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो ये हमारे लद्दाख में हो रहा है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है पूरे साल, ताकि वो आइस पे हो या ड्राई लैंड हो। तो लास्ट टाइम हमने लद्दाख के लिए आइस इवेंट में हमारे टीम ने 13 मेडल्स लाए थे। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। चलिए 2023 में भी आपने मेडल जीता खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, 24 में भी जीता। आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आया है पिछले 2-3 सालों में विंटर गेम्स के आयोजन में? पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा है? जी हाँ, बहुत मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्योंकि पहले उन ज्यादातर लोगों को मतलब ये आइस इवेंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। इस साल शायद 800 कुछ एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। चलिए आपने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, टीम गोल्ड जीता, आपने नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, खेलो इंडिया में भी आपने मेडल्स जीते हैं। क्या सपना है आपका? अभी अल्टीमेट गोल तो हमारा विंटर ओलंपिक्स है। हमने देश के लिए मेडल जीतना है तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी स्कार्मा सुल्टिम जो ये कह रही हैं कि इनका अल्टीमेट एम है, जो सपना है वो देश के लिए मेडल जीतना है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज ले। और विश्व कप में भारतीय महिला खो खो टीम की अहम सदस्य रही नसरीन शेख का कहना है कि विश्व कप ने उनके जैसे खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर न केवल मजबूती दी बल्कि उनके आगे बढ़ने के रास्तों को भी आसान बनाया। नसरीन के मुताबिक ये खेल अगर एशियन गेम्स और ओलंपिक में शामिल होता है तो दो देश इन दोनों मोर्चों पर सफलता की नई कहानी लिखने में कामयाब होगा। नसरीन शेख से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। महिला खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एक जीत को, यानी कि वर्ल्ड कप में जो जीत मिली है भारतीय महिला टीम को, उसको किस तरह से देखती हैं? नसरीन, सबसे पहला सवाल, इस तरह की जो कामयाबी निकल करके सामने आई है, इसका अब कितना बड़ा रूप और बदलाव जो है वो अब आने वाले समय में आप देखेंगी? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, जो कि हमारा सपना हुआ करता था कि काश कभी खो खो वर्ल्ड कप में हो। और जो हमारे प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल सर, सेक्रेटरी MS त्यागी सर, इन्होंने कड़ी मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी। जैसे हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे, वो खो खो को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इंटरनेशनल कोचिंग कैंप लगाया उन्होंने, कोचेस को बाहर भेजा, तब जाके जो आज हमारा खो खो है वो पूरे विश्व में इसकी परचम लहरा रहा है। साई की ओर से किस तरह की हेल्प हुई आप लोग को? हमें सपना होता था कि ओलंपिक प्लेयर्स के साथ हम बैठे, हम बातचीत करें, और वही सारी जो सुविधा उन्हें मिल रही थी ओलंपिक प्लेयर्स को, आज हमें वो सुविधा मिली 1 महीने से, पिछले 1 महीने से। और हमारी डाइट से लेके हर एक चीज, मतलब हमारे ग्राउंड वर्कआउट कब क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करा। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने गवर्नमेंट का, जिन्होंने खो खो गेम जो कि बचपन में खेला करते थे, आज वो पूरे विश्व में उसकी चमक है। खो खो को एक कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी शामिल किया जाए, तो ये एक खिलाड़ी होने के नाते किस तरह का ये एक आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है? बहुत ज्यादा, ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जब सर ने, अभी हम जब बातचीत कर रहे थे सर से, तो उन्होंने जब ये वर्ड बोला कि हम इसको ओलंपिक में और एशियन गेम्स में शामिल करेंगे, तो उसी समय हमारे चेहरे की चमक आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, कि हम डबल मेहनत से, डबल प्रैक्टिस से अब उतरने वाले हैं। तो ये है नसरीन शेख, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खो खो का खेल जो है वो न केवल आगे बढ़ा है, बल्कि इसे एक वो प्लेटफॉर्म भी मिला है जो इसको आगे चल करके कहीं ना कहीं एक नए रूप में सामने रखेगा, साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी एक नई पहचान दिलाने में कामयाब होगा। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनार को हराया। मिनार के साथ घरेलू दर्शकों का समर्थन था, लेकिन सिनर ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और मैच को 6-3, 6-2, 6-1 से जीता। इटली के यानिक सिनर के सामने अब शुक्रवार को पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में बेन शेल्टन की चुनौती होगी। आर्सेनल का यूएफए चैंपियंस लीग में शानदार प्रदर्शन जारी है। आर्सेनल ने डायनामो ज़ाग्रेब को 3-0 से हराया और जीत के बाद आर्सेनल की टीम तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंची। वहीं यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के अभियान को तगड़ा झटका लगा। टीम को पीएसजी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा।
पीएसजी ने मैन सिटी को 4-2 से हरा दिया। बड़ी बात यह रही कि पीएसजी की टीम को इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त लेने के बाद हार का दंड झेलना पड़ा। यूफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने रेड बुल सॉल्जबर्ग के खिलाफ 5-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। रियल मैड्रिड की इस जीत में उनके स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। विनीशियस के अलावा रियल की ओर से रॉड्रिगो ने भी 2 गोल दागे, जबकि 1 गोल एम्बापे ने किया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।